बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स वन में वेलकम कहता हूं और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। जी, सेकंड सेमीफाइनल कल खेला गया जी, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, और इंडिया ने बासानी 68 रन से विक्ट्री हासिल की। और अफजल पटेल की बात की जाए तो उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, 23 रन दे के, और मैन ऑफ द मैच रहे इस पे। और पहले जो सेमीफाइनल खेला गया उस हवाले से बात करेंगे, और ओबियसली कल एक बड़ा फाइनल भी खेला जाएगा, उस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अजहर भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह। वन साइडेड फाइनल सेमीफाइनल दोनों हुए, मज़ा नहीं आया? हाँ बिल्कुल, और स्पेशली इंग्लैंड और इंडिया का मैच तो ज़्यादा हम समझ रहे थे कि क्लोज होगा, और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक टीम बहुत आसानी से हार गई। उसमें हम आगे जाके बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो आई थिंक कि हम कल शाम वाले प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे थे कि स्पेशली टॉस के ऊपर, और हमने ये डिस्कशन की थी कि ये तो अब इंग्लैंड के बैटर्स ही साबित करेंगे, प्लेयर्स ही साबित करेंगे कि क्या ये डिसीजन ठीक था या गलत। और जिस तरीके से रिजल्ट आया तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि गयाना जैसी पिच के ऊपर, ठीक है बारिश रेन इफेक्टेड गेम होने का था, लेकिन रन्स ऑन द बोर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया ने वो कर लिया। और बड़ा मुश्किल है इंडिया जैसी स्पिन अटैक के अगेंस्ट, और बुमराह जैसा फास्ट बॉलर। ये हम सारी इस पर डिटेल बात करते हैं। भाई आपको भी वेलकम करते हैं शो में। अब आप भी, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग गेम जो एक्सपेक्ट कर रही थी पूरे ही जितने भी क्रिकेट फैंस थे वो देखने को नहीं मिली, तो काफ़ी उस लिहाज से अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिली हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे खास तौर पे इंडिया इंग्लैंड के फाइनल को, क्योंकि हमेशा बड़ा ही कांटेदार किस्म का मुकाबला होता है, तो है भी इनकी हिस्टोरिकल राइवलरी भी है, तो जिस तरह की गेम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की देखने को नहीं मिली। बिल्कुल। अच्छा, रोहित शर्मा की अगर कल मैं देखूँ, आप आज कुछ वीडियोज़ भी जारी हो रही हैं, वो 2022 और 24 का वो कंपैरिजन दिखा रहे थे, उसमें वो रो रहे थे जब सेमीफाइनल हारे इंग्लैंड से, और कल शायद वो खुशी में रो रहे थे। तो वो बड़ा एक अच्छा एक वो फील थी कि एक प्लेयर के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, हार के ओबियसली वो अपसेट होता है और उस सैडनेस और डिजेक्टेडनेस के अंदर वो रोता है, और जब अल्लाह ताला उसको कोई विक्ट्री दिलवाता है किसी को, तो वो ओबियसली उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है। और एक अच्छी चीज़ अगर भाई दोनों टीमों में नज़र आई, साउथ अफ्रीका में भी हमने देखी सेमीफाइनल जीतने के बाद, और इंडिया में भी कोई ओवर एक्साइटमेंट शो नहीं की दोनों टीमों ने। उनको मालूम था कि अभी एक फाइनल रहता है, अभी लास्ट हर्डल है, सेलिब्रेशन जो भी होगी वो उसके बाद होगी। तो ये जो कंपोजर है, ये फोकस जो होना गेम के ऊपर, ये कितना हेल्पफुल होता है किसी टीम के लिए? बेसिकली सिल्वरवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ठीक है आप फाइनल इज़ वेरी बिग अचीवमेंट, बट अगेन आप फाइनल में क्यों पहुंचते हैं? आप ट्रॉफी जीतने के लिए पहुंचते हैं, और अगर ना जीती जाए तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इतना क्लोज आके हम जीत नहीं पाए, क्योंकि इन दी एंड कंसिडर तो ये रहेगा ना कि वर्ल्ड कप कितने जीते आपने, या ट्रॉफीज कितनी जीते हैं। रनर अप इज अचीवमेंट, बट अगेन इट्स नॉट लाइक चैम्पियन। बट आई फील कि दोनों का फोकस, दोनों टीमों का यही है, टारगेट यही है कि वो ट्रॉफी उठाएं। और इंडिया तो मेरे ख्याल काफ़ी सारे फाइनल्स खेल चुका है पिछले 10-11 सालों में, और लेकिन चाहे टेस्ट चैंपियनशिप ले लें, चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, T20 में तो शायद मेरा ख्याल पहली दफा फाइनल में पहुंचे। 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, एक दो फाइनल खेले, एक जीते, एक श्रीलंका के हारे थे बिल्कुल। तो काफ़ी सारे में 4-5 फाइनल खेले हैं वो, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सके। तो आई फील कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का दोबारा से फाइनल, एक और अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इस वजह से भी इमोशंस जो हैं वो रोहित शर्मा के बहुत ज़्यादा थे, कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने पिछले 10-11 सालों में, बल्कि उससे पहले से खेलते आ रहे हैं। और एक ये रिफ्लेक्ट करता है उनका सिस्टम, उनका जो भी थॉट प्रोसेस है पीछे ये टीम को लेके, जिस तरह वो टीम बनाते हैं, अपनी बैकअप बनाते हैं अपनी टीम का। और अभी फिर इन्होंने एक टीम में शायद अनाउंस किया है अगेंस्ट जिम्बाब्वे शायद, और उसमें पूरी नई टीम उन्होंने रखी हुई है। तो आई फील कि ये तरीका होता है आपकी टीम बनाने के लिए, आपको प्लेयर्स मिलते हैं फिर इस तरह नए। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन अगेन वो जब तक फाइनल नहीं जीतेंगे आई थिंक वो सुख का सांस नहीं लेंगे। बिल्कुल। और जितना बड़ा ये प्लेयर, और जिस तरह कल भी हमने बात की कि कैसा प्लेयर इवॉल्व हुआ, कि जो सेल्फलेस हो गया, उसने चाहे वर्ल्ड कप की इनिंग्स बात करें, नॉर्मल मैचेस के अंदर भी देखें, तो कोई भी इनिंग्स आपको ऐसे नहीं लगेगी कि शायद पर्सनल माइलस्टोन के लिए कहीं रोहित शर्मा जो सेल्फिश हो रहा है। ये एज ए कैप्टन लीडर कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने कल भी ये जिक्र किया था कि अगर इंग्लैंड ने जीतना है तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को जल्दी आउट करना है, वो जब नहीं कर पाए तो डिफरेंस हमें नजर आया ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी और कल सेमीफाइनल में। तो एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, उनका रोल और इम्पोर्टेंस कैसे देखते हैं टीम में? देखिए, रोहित शर्मा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, वो ही लाइक्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और पर्सनल माइलस्टोन्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जो टीम को इनिंग्स चाहिए होती है उस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, और कभी भी उनकी जब भी वो परफॉर्म करते हैं
वो इंडिया हमेशा जीतता है, इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं। और इस हवाले से जो इस तरह की लीडरशिप होती है उसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है पूरी टीम पे आता है। जब वो इस तरह खुद खेलते हैं तो दूसरे प्लेयर से भी अकाउंटेबल हो पूछ सकते हैं कि भाई आप भी इसी तरह इसी टैक्टिक्स को अपनाएं, इसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, इसी अप्रोच को अडॉप्ट करें। तो डेफिनेटली ये गोल्डन जनरेशन है इंडियन खिलाड़ियों की। मैं समझता हूँ कि शायद तारीख की सबसे बेहतरीन इंडियन टीम है। जब से ओडीआई क्रिकेट हमने तो जब से होश संभाला है, कभी भी इतनी बैलेंस्ड इंडियन टीम हमने नहीं देखी जी। या तो हमेशा से हिस्टोरिकली बैटिंग तो इनकी हमेशा से स्ट्रांग रही है। हम देखते थे गंगूली वाला जो एरा था या तेंदुलकर वाला एरा था, ड्रेविड वाला एरा था, वो भी अपने दौर के बेहतरीन बल्लेबाज थे। लेकिन बॉलिंग में हमेशा इतनी अच्छी इनकी बॉलिंग कभी भी नहीं रही जितनी अच्छी बॉलिंग इनकी अभी है जी। अभी इनकी बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलर, अर्शदीप भी हमेशा पावर प्ले में विकेट्स ले रहे हैं। फिर स्पिनर्स, इतने अच्छे स्पिनर्स, पाकिस्तान के स्पिनर्स पहले कंसिडर किए जाते थे कि इंडिया के स्पिनर से बहुत बेहतर, जब सईद अजमल था या उससे पहले सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद का दौर था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो इंडियन स्पिनर्स हैं, मेरे ख्याल में शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स हैं। और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये इंडियन क्रिकेटर्स की गोल्डन जनरेशन है। और 2011 से लेकर अभी तक ये कोई आईसीसी टाइटल नहीं जीते। तो अगर ये टूर्नामेंट, ये जनरेशन नहीं जीत पाएगी वर्ल्ड कप, तो फिर ये बड़ा लॉस होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। तो इनके लिए, इंडिया की क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला असेंबल हुआ है, स्टार स्टडेड लाइन अप है, इनको कोई ना कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं दो चीज़ें, एक तो रोहित शर्मा के बारे में ऐड करना चाहूँगा और इंडियन टीम के बैलेंस के ऊपर और इनकी क्वालिटीज़ किस तरीके से बॉलिंग इम्प्रूव हुई। पहले तो रोहित शर्मा की क्वालिटीज़, जिस तरह आपने कहा ना, सेल्फलेस अप्रोच, और जब आप कप्तान बनते हो ना तो एक डिफरेंट लेवल पे आप चले जाते हो। और हम लोगों को भी ना बाहर से कप्तान को एक डिफरेंट देखना चाहिए। उसने एक टोन सेट करनी होती टीम के लिए। ही हैज़ टू बी ए लीडर एंड अ गुड कैप्टन बोथ। बट लीडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल से लीड करता है, वो खुद पहले करता है वो काम जो दूसरे से कराना हो। दूसरी चीज़ ये है, अगर वो एक डिफरेंट टैक्टिक्स पे भी जा रहा है लेकिन उसकी टीम उसको बाय इन इसलिए करती है कि वो उसको पूरा हर चीज़ इत्मीनान में लेके वो काम करता है और फिर बैक करता है प्लेयर्स को उसके अंदर। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं अप्रोच है ना, कई दफ़ा होता है हमारा कप्तान कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए इस वजह से कि वो कोई चेंज लाना चाह रहा हो टीम में, हम उससे भी इख्तलाफ करते हैं। और अगर वो परफॉर्म बहुत ज़्यादा कर रहा हो और टीम ना जीत रही हो तो फिर हम इस पर भी भाई ये परफॉर्म कर रहा है, टीम नहीं परफॉर्म करी, अपने लिए सिर्फ खेल रहा है। तो आई थिंक कि हमें बैलेंस हमें नज़र आ जाती है ना, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी सोच में भी बैलेंस लाना चाहिए कि कुछ जो कप्तान आता है और कुछ चेंज लाता है तो उसको हम बैक करें रादर देन फिर उसकी परफॉर्मेंस के हम पीछे बढ़ जाएं। रोहित शर्मा के बीच में लीन पैचेस भी आए होंगे लेकिन उनको वो एक अपना गोल लेके चल रहा था और वो थ्रू आउट हर इवेंट देख लें वो इसी तरह खेल रहा है। तो अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप देखें तो बड़े उसने स्टार्ट्स के बाद आउट हुआ, लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट इस चीज़ पे कर रहे थे कि वो एक तेज़ स्टार्ट दे रहा है टीम को। आई फील के कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच के अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि अगर जो कप्तान है ना वो हो सकता है ही वो माइट नॉट बी अ टॉप परफॉर्मर इन द टीम बट ही विल बी अ लीडर कि जिसकी एग्जांपल से लोग फॉलो करें। मे बी 3-4 इयन मॉर्गन का भी जो लास्ट पीरियड रहा है उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता था लेकिन वो लीड बाय एग्जांपल था फील्ड में भी और उसके बाद बैटिंग के अंदर भी। तो कभी भी उसकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा वरी नहीं किया इंग्लैंड के लोगों ने क्योंकि वो दूसरों से परफॉर्मेंस लेना जानता था और ख़ुद अपने प्लेइंग स्टाइल से उनको लीड कर रहा था। तो आई थिंक एक तो ये, दूसरा बैलेंस ऑफ द साइड जो बॉलिंग इम्प्रूव हुई है इंडिया की, दैट कम्स विद राइट रेपिटेशंस और राइट टेक्निक। जो बॉलिंग की रिपीटेबल टेक्निक है वो उन्होंने डेवलप की है। आप इनके तमाम बॉलर्स देख लें, इनके एक्शंस रिपीटेबल हैं। बुमराह वापस आए हैं, साइंटिफिकली उनका रिहेबिलिटेशन हुआ होगा, उसके बाद उनका एक्शन हर चीज़ पे काम हुआ। जब वो वापस आए हैं ज़्यादा तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं। इसी तरह बाकी बॉलर्स हैं, उनका बॉल स्विंग होता है उनका, जब भी उनको ज़रा सा भी मिलती है कंडीशन वो स्विंग करते हैं बॉल को। ये नहीं होता कि यार उनका आज बॉल स्विंग हो रहा है आज नहीं हो रहा है, ज़रा सा बॉल नहीं आया है तो वो स्विंग करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बेसिक्स पे काम किया उन्होंने। आप कुलदीप यादव को आज से 3-4 साल पहले देख लें, उसकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी नहीं थी, अब बहुत अच्छी है। इसी तरह आप देख लें स्पिनर्स, उनका बॉल सही डायरेक्शन में घूमता है।
बार उनका स्पिन होता है, बॉल टर्न होता है। तो आई थिंक ये वजह है जहाँ क्योंकि वो सक्सेसफुल है। स्पिनर का स्पिनर होना काफ़ी नहीं है, उसके पास वेरिएशन भी होनी चाहिए, उसके पास स्पिन भी होनी चाहिए, उसकी टेक्निक और एक्शन रिपीटेबल होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वेयर उन्होंने इम्प्रूव किया। ऐसे नहीं ये आज ये नहीं हुआ कि बस ये आ गए हैं प्लेयर इनके पास, इनको उन्होंने डेवलप किया, इनको राइटली कोच किया और राइटली इनको प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जहाँ पे ये अपने आप को अपने कैरियर में अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें। ये अजहर भाई हमने पहले भी बात की थी कि दुनिया क्रिकेट के प्लेयर अगर अक्षर पटेल को बात करें तो साल डेढ़ पहले कोई रेट नहीं करता था और ये हमेशा डिबेट होती थी कि शायद इसको टीम में खिलाते क्यों हैं, लेकिन उन्होंने परसिस्ट किया और उसने हर टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर के अगर देखें तो हम चाहे स्पोर्ट भी करें, लंबा रन भी दें, वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो एक प्लेयर पे भी ऑनस आता है कहीं ना कहीं, जहाँ आप मैनेजमेंट की बात करते हैं कि वो कितना कीन है, वो कितना अपने अंदर ये हंगर रखता है कि मैंने डिलीवर करना है। अच्छा, दूसरा अगर स्पिन की बात कर लेते हैं तो अक्षर पटेल का स्पेल तो आउटस्टैंडिंग था, डिफरेंस तो वो डाल चुका था, लेकिन जो खूबसूरत बॉलिंग कुलदीप यादव ने की, हर बॉल पे कंट्रोल, और लेग स्पिनर के लिए आसान नहीं होता, सिंगर स्पिनर का वी नो के आसान होता है। तो उसके स्पेल को कैसे देखते हैं और ये कितना बड़ा थ्रेट फाइनल में भी हो सकता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? देखिए अगेन बहुत कम बॉलर्स होते हैं जो लेफ्ट आर्म जिसको कहते हैं रिस्ट स्पिनर कह सकते हैं, तो बड़ा कम बॉलर होते हैं जो एक्यूरेट हों, वरना कहीं ना कहीं उनको इवन लेग स्पिनर्स का भी होता है कि कंट्रोल कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन कल अगर देखें इंग्लैंड की ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि वो आपको डिफरेंट शॉट से आपको डिस्टर्ब करते हैं, रिवर्स स्वीप खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी लाइन एंड लेंथ, उनके पास 2-3 वैरायटीज़ हैं, उनको उन्होंने बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। फ्लिपर को बहुत अच्छा यूज़ किया और उसके बाद गूगली जो राइट हैंडर से वे जाती है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, और फिर जो रिवर्स स्वीप खेला उसने हैरी ब्रुक ने, उसके बाद उन्होंने और ज़रा स्टंप्स में रख के वहीं पे बॉल किया, थोड़ा सा लाइन अपनी सीधी की है, अगेन बैक किया अपने आप को कि यार एक मारी है, अगली अगर मार के मिस कर जाएगा तो विकेट मेरा, वही हुआ और वो लेग बोल्ड हो गया। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर कि उसको अपनी स्किल पे इतना कमांड है और इतना कॉन्फिडेंट है, और फिर उस जब वो आउट करता है उसको पता होता है कि यार इसको प्लान के साथ मैंने आउट किया। तो आई फील के यार ही इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर स्पेशली, और 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी सवाए फाइनल के वो थ्रू आउट ऑन टॉप ऑफ ऑल बैट्समैन रहा। फिर आई थिंक ट्रेविस हेड ने उसको जो स्लॉग स्वीप्स मारी थी, उसमें भी इंग्लैंड वाला ये ट्रिक मिस कर गए हैं कि अगर ऐसे लेग ब्रेक अपनी लाइन पे कर रहा हो तो आपको टैग करना पड़ता, किसी प्लेयर ने उन्होंने ट्राई की है, लेकिन बात ये है कि जब पिच आपको इजाजत, पिच भी सपोर्ट कर रहा हो स्पिनर को, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने पहले भी जब कल के शाम के शो में भी ये बात की थी कि कुछ साइंस दिए हैं पिच ने कि इसमें आसान नहीं होगा 170 प्लस चेस करना, 160 तक समझ आती थी, लेकिन उसके अलावा जब आप चेस करने जा रहे हो गयाना जैसी पिच पे, एक तरफ विंड भी होती है, तब आप उसको भी यूटिलाइज करेंगे। एक दफ़ा रन रेट ऊपर चला गया 10-11 पर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वही कल नज़र आया कि कोशिश करते भी थे इंग्लिश बैट्समैन, तो वो हो नहीं पा रहा था उनसे। अजहर भाई दोनों स्पिनर की कंपैरिजन कर लेते हैं, इनके पास शम्सी है साउथ अफ्रीका के पास, इनके पास कुलदीप है, बट शम्सी कहीं ना कहीं वेवर्ड हो जाते हैं, आल्दो कि उन्होंने भी लास्ट सेमीफाइनल में बहुत शानदार स्पेल किया, 1.5 में 3 आउट किए, इन्होंने भी 3 आउट किए, अक्षर पटेल भी बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों टीम के जो स्पिनर है 90% सिमिलर दिखने को मिल लगते हैं। अक्षर पटेल की बात करें या उनके महराज की बात करें, वो फिंगर स्पिनर है, इधर इनके पास डिफरेंट है, बट जडेजा इस दफ़ा इतने लीथल नज़र नहीं आ रहे इन कंडीशन पे, और हम देख रहे हैं कि ऐसा विकेट भी नहीं ले पा रहे। तो एक स्पिन डिपार्टमेंट का जो कंपैरिजन है या ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि किसका ज़्यादा आपको लीथल लगता है और इफेक्टिव होगा? आई थिंक दोनों के स्पिनर्स बहुत ही बेहतरीन हैं। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स अगर देखें कुलदीप और शम्सी को करंट फॉर्म में देखें तो आई थिंक कुलदीप थोड़ा सा उनसे बेहतर होंगी, उनकी जो कंट्रोल है। शम्सी का अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनके फॉर्म किस्म के स्पिनर हैं, जब वो फॉर्म होते हैं या ऑन सॉन्ग होते हैं तो वो बहुत ट्रबल करते हैं दूसरी टीम के लिए। लेकिन कुलदीप की जो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी है वो शायद शम्सी की नहीं है, और केशव महाराज और अक्षर पटेल दोनों ही इक्वली गुड स्पिनर हैं और दोनों ही अच्छे स्लो लेफ्ट आर्म कराते हैं, और उनको असल मैटर ये करता है कि इन दोनों के बैट्समैन स्पिनर्स को खेलते कैसे हैं। जिस तरह कल इंग्लैंड से बड़ी वाज़े तौर पे जो इंडिया के स्पिनर्स नहीं खेलेंगे, और मैं समझता हूँ कि कुलदीप को तो आप तारीफ बनती है, ज़्यादा क्रेडिट आपको अक्षर पटेल को देना चाहिए, क्योंकि जब वो बॉलिंग करने आए उन्होंने तीसरा चौथा ओवर कराया और पावर प्ले में ओवर कराया। पावर प्ले में उस टाइम इंग्लैंड का कोई आउट नहीं हुआ था, और उस टाइम उन्होंने आके बुमराह के साथ जो शुरू में 2-3 पावर प्ले में विकेट्स ली, उसके बाद से जो इंग्लैंड का मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया और वो
रिकॉर्ड रन रेट से काफ़ी नीचे चले गए। तो जिस स्टेज पे कुलदीप बॉलिंग करने हैं उस टाइम ऑलरेडी इंग्लैंड के कोई 4-5 आउट हो चुके होते थे। तो उस स्टेज पे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ा एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उसकी फाउंडेशन जो ले की थी वो अक्षर पटेल और बुमराह ने की थी। तो देन अगेन आई थिंक जिस तरह का ये ग्राउंड था उस हिसाब से जो टोटल था 170, इवन बटलर ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट किया कि हम 140-150 का ये ग्राउंड था, तो हम उससे ज़्यादा चेज़ करना बड़ा मुश्किल था। तो रही बात इनके कंपैरिजन की, तो डेफिनेटली जो स्पिनर्स हैं साउथ अफ्रीका इंडिया के वो बेहतर हैं, लेकिन आई थिंक जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं शायद वो इंडिया के स्पिनर्स को बेहतर खेलें और बेहतर पोजीशन में हो, बेहतर सिचुएशन में हो, क्योंकि जो जहाँ इंग्लैंड से गलती है उन्होंने इस तरह की सिचुएशन बना ली कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्कोर बोर्ड पे टारगेट सेट कर लिया जो कि ग्राउंड के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से वो बड़ा ज़्यादा था। अगर साउथ अफ्रीका इस तरह की सिचुएशन में ना हुए, हो सकता है वो पहले बैटिंग करे हुए और उन्हें अगर शुरू में जो उनके बैट्समैन है क्विंटन डे कॉक है या क्लासन बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं, मिलर बड़ा सीजन आदमी है, सीजन खिलाड़ी हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है उनको फिनिशिंग का, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है वो इंडिया के स्पिनर्स को बेहतर डील करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक बड़ा मिसिंग पार्ट इंग्लैंड की कल मैं जब देख रहा था कंडीशन जो कोलैप्स हुआ और उसके बाद वो खड़े नहीं हो पाए, वो बेन स्टोक का नज़र आया और मुझे बेन स्टोक बड़े याद आए। दोनों वर्ल्ड कप जिताए उन्होंने, T20 भी और ODI भी। हमारे खिलाफ भी फाइनल में वही खड़े रहे और लॉन सोल्जर के तौर पे उन्होंने, वॉरियर के तौर पे खड़े रह के मैच जिताया। तो ये जो फिनिशर का रोल था, जो एंकर का रोल था, वो हमें नज़र आता है कि एक प्लेयर ज़रूर आपकी टीम में होना चाहिए। सीधी कंडीशन में तो जिस तरह मारदाड़ इंग्लैंड करता है और सक्सेसफुल रहता है, जैसे टिकी पिच आई तो ये भी फंस गया और कोलैप्स हो गया। तो आपके ख्याल में अब ये टीमें सोचेंगी कि अगर हमें ऐसी कंडीशन पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे वर्ल्ड कप है जहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो जो रूट की जब मैं वही नाम ले लगा था, दोनों को इन्होंने मिस कर दिया और इन्होंने समझा जी हमारे पास इतने हिटर आ गए हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये मिस इन्होंने सिलेक्शन की, रॉन्ग सिलेक्शन। रूट का कोई 50 ओवर वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया शायद, इस वजह से उन्होंने कहा कि अब उसको सिर्फ टेस्ट के लिए रखें या वनडे के लिए। बट आई फील कि इन कंडीशन में उसकी ऑफ स्पिन भी बड़ी काम आनी चाहिए, तो बिकॉज और बड़ा एक्सपीरियंस है, स्वीप्स वगैरह बहुत अच्छी खेलते हैं और आप स्पेशली नंबर 3 पे आप उनको रखते हैं तो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मोइन अली का तो कंपैरिजन ही नहीं उनके साथ, एज ए बैटर देखा जाए। मोइन अली का भी टूर्नामेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं गया और कल उनसे बॉलिंग भी नहीं कराई। बड़ा सरप्राइजिंग था कि स्पिन कंडीशन के ऊपर। फिर अगेन वही बात आ जाती है, मुझे लगता है फाइनल में भी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ। और इसमें भी पहले बैटिंग करके एक टीम अगर एडवांटेज ले जाती है, रन्स कर जाती है, तो सेकंड टाइम चेस करना बहुत प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आपको अच्छा स्टार्ट लेना ही लेना है। कम से कम 50-60 रन्स की जो पावर प्ले आपको जाना चाहिए, वरना वो 160 अराउंड 160-170 स्कोर चेज़ नहीं कर पाएंगे। तो यस, एक अच्छा एंकर ज़रूरी है टीम के अंदर। और जैसा जो रूट का जहाँ तक है, उसकी ऑफ स्पिन भी इन विकेट्स पे बहुत ज़्यादा काम आने। और इधर भी अच्छा एंकर वही है जो ब्रेक ले टाइम पे। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात करें T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के मैचेस के हवाले से। फाइनल होगा अदर भाई। फाइनल से पहले थोड़ी सी पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बात ज़रूर करना चाहेंगे। कैंप लग चुका है, कुछ लड़के शाहीन के और पाकिस्तान टेस्ट के भी उसमें जा चुके हैं। फिटनेस के ऊपर भी बहुत बात हो रही है कि फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं। एक और भी उसके साथ आपसे क्वेश्चन टैग कर देते हैं जी। उमर अकमल ने एक स्टेटमेंट दी है 2 दिन पहले। उन्होंने अहमद शहजाद और वो एक निजी चैनल पे बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी में भी हमारे टेस्ट होते थे, यो टेस्ट वगैरह। मैंने लाहौर में क्लियर किया और मैं जब UK गया तो मुझे उन्होंने बगैर बताए और बगैर कहे कुछ तरह की बात की, इवन वार्निंग एक दफ़ा दी और उसके बाद मुझे भेज दिया। मेरे से बड़ी ज़्यादती हुई। आप भी चैम्पियन ट्रॉफी टीम के पार्ट थे, क्या ये रूल थे और अभी क्या है और उस टाइम क्या हुआ था, अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, बेस्ट तो यही है कि ज़ाहिर बात है जो वहाँ उस टाइम ट्रेनर थे ग्रांट लूडन और हेड कोच थे मिकी आर्थर और मैनेजर तलत अली साहब थे। बेहतर तो ये कि ये वो रिप्लाई करें तो बेहतर। आई थिंक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हों लोग वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बट ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि उस टाइम का स्टैंडर्ड जो था वो मीटअप करना लाजमी होता था, जो कि आई फील के बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर मैं देखूँ, आई थिंक 17.1 यो टेस्ट था, उसके अलावा 2-3 टेस्ट और थे वो लाजमी थे। उसके अलावा जो होते थे वो उस पर ज़्यादा मुझे याद पड़ता है 16 करते थे शायद ये, मुझे मतलब वो तो चले जो कौन कितना करता था वो तो मतलब बहुत फिट 21 तक भी जाते थे लड़के कई। लेकिन ये है कि ये एक योयो और एक और टेस्ट होता था, दो टेस्ट में खल लाजमी होते थे। उसके अलावा जो होते थे वो मतलब कि वो एक असेसमेंट के तौर पे यूज़ होते थे कि उसमें बेहतरी लानी ज़रूरी होती।
लेकिन जहाँ तक मुझे याद है यो टेस्ट तो अगर आप फेल कर जाते थे तो फिर उसमें ये कंफर्म था कि आपको वो पार्ट नहीं रखते थे टीम का। तो दैट व्हाट आई रिमेंबर। और उसमें यही था कि जो भी इसको फेल करेगा वो पार्ट नहीं होगा। उन्होंने एक और बात भी कही कि हमारे अलावा कई लड़के थे पहले पास्ट में भी अभी भी जो नहीं करते उनको रखा जाता है। कोई ऐसा नाम लेना चाहे अगर आप कहें तो शायद सुनने में आया था, इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, यासिर शाह के वाले से कहा जाता था। यासिर का भी टाइम्स नहीं होता था तो लिखा जाता था उसको नहीं, टीम के साथ ट्रैवल तभी कराया जाता था जब वो पहले पास कर लेता था। ठीक है। वो कहते जी ये था कि बंद कमरों की बात हुई है कि बंद कमरे का मकसद नहीं है, इंडोर में ही होता था, वो इंडोर बंद ही होता है तो इंडोर के अंदर ही यो टेस्ट होता है जहाँ भी होता है ऑलमोस्ट। ग्राउंड के अंदर तो जब आपके पास इंडोर अवेलेबल ना हो तब होता है। मेरे ख्याल मैंने कोई पाकिस्तान का यो टेस्ट नहीं दिया जो इंडोर के अलावा कहीं हुआ हो। तो ये ज़ाहिर बात है जब पूरी टीम पास कर लेती है और जब एक बंदा रह जाता है तो उसने बिहाइंड क्लोज डोर ही देना है, क्योंकि बाकी टीम तो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती थी। और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि टेस्ट सीरीज़ से पहले कई दफ़ा यासिर शाह के टेस्ट तब तक वो ट्रेनिंग या उस टीम का पार्ट नहीं बने जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। 3-3 4-4 दिन लगातार उसका टेस्ट होता रहा है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उमर के टेस्ट भी एक नहीं हुआ था, 2-3 हुए थे टेस्ट और उसके बाद फिर डिसाइड किया गया था। अब ये बेहतर कोच और ट्रेनर बता सकते हैं कि वो कितने लेवल तक गया था, क्या उसकी वार्निंग्स जस्टिफाइड थी नहीं थी, वो बेहतर आंसर कर सकते हैं, हम नहीं, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे होते थे उस टाइम पे। तो आई फील कि वो जो जब तक आप टेस्ट पास नहीं करते थे, मिकी का ये होता था कि तब तक आपको वो कहता था कि पहले टेस्ट पास करोगे फिर हम आपको स्क्वाड में शामिल करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ मेथड वाज। और लेकिन फिर आगे जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ। एक और टूर था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी, जिसमें ऐसे होने लगा था कि वापसी की टिकट होने लगी थी, बड़ी क्लोजली बची थी। अच्छा। हाँ, तो ऑब्वियसली ये जो फंडामेंटल है गेम के फिट होना, जैसे अभी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको एक कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक ये ना हो कि एक दफ़ा होता है फिटनेस के हम फिटनेस फ्री की बन जाते हैं एक टाइम पे और यकदम पे जब हम छोड़ते हैं तो बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ वेयर आई फील कि यार एक राइट बैलेंस होना चाहिए इसके अंदर, कि ये भी ना हो कि इतना आप टफ कर दो कि अच्छी स्किल वाला प्लेयर बाहर हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप किसी को भी टीम में डाल सकते। ये अजहर भाई, जिस तरह अजहर भाई ने बताया, कुछ प्लेयर भी हमारे ज़ाया हुए, कुछ उनके भी मसाइल थे। अहमद शहजाद और उमर अकमल 2 टॉप नॉच के प्लेयर थे जो पाकिस्तान को कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इतने अच्छे हो जाएं कि आपको ये बॉर्डर लाइन पे रहना पड़े। बिल्कुल ऐसे, ये उनकी ही मैं कह रहा हूँ ना, उनके पास भी एक ऑनर्स उनके ऊपर भी था एज ए प्रोफेशनल। और अभी अब माज़म हम के लिए भी यही बात करते हैं, आप अच्छा प्लेयर हैं, स्किल है, लेकिन आपने पहले बेसिक फंडामेंटल तो पूरे करने हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है एज ए एथलीट आपके लिए, ये बेसिक तमाम रिक्वायरमेंट को मीट करना? आई थिंक हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो। तो अगर उस प्रोफेशन की आप बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी करें तो दैट डज रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो एक तो ये चीज़ है कि जो भी पॉलिसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, दैट हैज़ टू बी अक्रॉस द बोर्ड, सबके लिए एक जैसे होना चाहिए, किसी को और उस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लें और उसको अगर कोई बंदा फुलफिल करता है तो उसको कंसिडर किया जाए, अगर नहीं करता तो चाहे जो मर्जी हो, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर हो, उसको उस बेसिस पे उसको उसमें नहीं एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए उसको। अदरवाइज़ अगर उमर अकमल की बात करें तो आई थिंक ये भी एक ही टाइम पर इंटरनेशनल अरेना में आए थे और विराट कोहली भी एक ही टाइम पे इकट्ठे उन्होंने तकरीबन एक ही एरा में डेब्यू की थी। तो और दोनों का टैलेंट भी एक जैसे ही था। स्टार्ट में जिस तरह की उमर अकमल ने कुछ इनिंग्स खेली, जिस तरह का उनका पोटेंशियल था, टैलेंट था, हर तरह की शॉट खेलते थे और मुश्किल बॉलर्स को बड़ी बेहतरीन अटैकिंग क्रिकेट उनके खिलाफ खेलते और मुश्किल पिचेस पे, ऑस्ट्रेलिया जैसे जहाँ पे बाकी खिलाड़ी बड़ा स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पे इनकी बड़ी बेहतरीन शानदार इनिंग्स है। आई थिंक समवट इट्स अ स्टोरी, इट्स अ लेसन कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था, जो तवक्को थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इनिंग्स खेलेंगे और आगे जाके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम बड़े बड़े मैचेस जिताएंगे, बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताएंगे। तो आई थिंक फोकस और कंपोजर जहाँ उनसे रिक्वायर्ड था, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टार, बीइंग एन प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट, जो उनको मौका मिला था, जितना उनके पास टैलेंट था वो अचीव नहीं कर सके। तो फिटनेस, ना सिर्फ फिटनेस, बाकी भी ऐसे इंस्टेंस में जहाँ नज़र आया कि उनका गेम के ऊपर अपनी जितना फोकस होना चाहिए, जितना पैशनेट होनी चाहिए, जितने हंगर, डिज़ायर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जुनून होना चाहिए,
वो उनमें नज़र नहीं आया। दैट्स अ सैड स्टोरी। देखिए मैं पहले भी शायद इसी प्रोग्राम में, ये शाम वाले रात वाले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये अहमद शहजाद और उमर अकमल एटलीस्ट मैं अपने आप से समझता हूँ कि मेरे से वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स थे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, क्योंकि उनकी अगर स्किल देखें, उनके अंदर टैलेंट देखें तो वो बहुत ज़्यादा था और टॉप क्लास फील्डर्स थे दोनों। उमर अकमल हॉट स्पॉट पे फील्डिंग कर रहे थे, वो आई थिंक उसी इंटरव्यू में वो बात भी कर रहे थे और राइटली कि वो लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन जाते थे। एक होते हैं मैं इस चीज़ को ज़रूर वैल्यू देनी चाहिए कि इफ़ समवन इज़ मैच फिट और मैच में वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर को भी देखना चाहिए अगर उसकी फिटनेस नीचे जा रही है तो उसको वो किसी को उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं, उसको खुद पता होता है। उनके घर में तो कामरान एक प्राइम एग्जांपल है कि अभी तक वो जिस तरह फिटनेस जिस तरह वो ट्रेनिंग करते हैं, आई थिंक कामी भाई इज मैं उनके साथ वो मेरे अंडर कप्तानी के ही इज सच अ वंडरफुल टीम मैन कामी भाई, कि कभी भी उन्होंने अगर उनके नंबर मैंने कहा कि आप मुझे आज ऊपर जाना है, हमने चेज करना है या डिक्लेयर करनी है, वो ऊपर चले जाते थे, नीचे जाना वो नीचे चले जाते थे। ही वाज always first। अदनान अकमल भी वो भी बहुत फिट है। he is always first in the bus। कामी भाई प्रैक्टिस के लिए कोई प्रैक्टिस सेशन उन्होंने छोड़ना नहीं है, टीम के साथ रहना है। जो भी आप एक अच्छे टीम मैन से मांगते हैं ना, वो कामी भाई इज़ अ ग्रेट एग्जांपल आई थिंक घर में उनके मौजूद है। और दूसरी चीज़ है कि प्लेयर्स का अपना ओनरशिप लेना का बहुत ज़रूरी है। मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट ये नहीं कह सकता कि यार मुझे इजहार या इरफान ट्रेन करेंगे तो मैं ट्रेनिंग मेरा तो मैंने तो फिट होना ही होना है। अगर मैं मिसबा भाई की मिसाल दूँ, जब वो टीम से बाहर थे, ये 2007 से पहले की बात है, वो क्रिकेट छोड़ने लगे थे, वो हमारे साथ अक्सर शेयर करते हैं, तो उन्होंने अपने फैमिली में यही बात की कि मुझे 1 साल दे दें बस। और उन्होंने 1 साल इतनी मेहनत की कि उसके बाद तकरीबन 10 साल वो पाकिस्तान से खेले और कंटिन्यूसली खेले। तो इट फील कि यार आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो और आपके अंदर आप कमिट करें अपने आप से, फिर आप ट्रेन भी उसी तरह करते हैं, फिर आप अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करते हैं, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको असेस करने की। फिर जब आप रेडी होके आते हैं तो किसी के लिए कोई वो रहता नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता आपको बाहर। बिल्कुल। और ये एज ए नेशनल प्राइड के तौर पे, अपनी प्राइड, अपनी फैमिली के प्राइड के लिए, और जब आप ओबियसली आपके पीछे एक प्लेयर के 10-15 साल की मेहनत भी होती है। बिल्कुल। और जब आप अचीव कर जाते हैं फिर आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। जब कंप्लेसेंट होते हैं तो ओबियसली नहीं। और जो हमने पहले भी बात अफगानिस्तान के हवाले से की थी कि आपने ज़िंदगी का लेसन भी यही है कि आपने हर दिन नए चैलेंज को उसी तरह लेना है। अगर आपने कहा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, आपने रिलैक्स कर दिया, आप फोकस नहीं रहे, तो फिर आप लाइफ में पीछे रह जाते हैं और अपने प्रोफेशन में पीछे रह जाते हैं। तो यही मैसेज है। और कल एक ग्रैंड फाइनल हम देखेंगे इंशाल्लाह, और उस पर फिर बाद प्री मैच भी होगी और रात को भी करेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।